अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, और हमने बात की थी टॉपिक तक, टॉर्क वाले तक, जहाँ पर हमने टॉर्क वाले टॉपिक में 4.4 में टॉर्क, उसका फार्मूला, यूनिट, एग्जाम्पल और कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में जब हमने टॉर्क पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं आप उसको, टॉर्क भी कह सकते हैं आप उसको, और उसका थर्ड नाम मूवमेंट भी होता है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। स्लाइड में सबसे पहले लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या आप कह सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क। एक होता है आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क और द सेकेंड वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर आपकी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे आप कहते हैं उसके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है या उसके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है। बेसिकली दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह से आपकी घड़ी मूव करती है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट उस तरह से रोटेट कर रहा हो या घड़ी की मूवमेंट की तरह सर्कुलर पैटर्न में मूव कर रहा हो, उसे हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और द सेकेंड वन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस तरह घड़ी मूव करती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उसे हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट के पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सेम वही घड़ी वाली मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपने माइंड में रखें। और हमने सबसे पहले हेडिंग दी हुई है क्लॉकवाइज मूवमेंट में, इफ़ टॉर्क रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन सच अ टॉर्क इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ क्लॉकवाइज मूवमेंट टू टाइटन आ नट यूजिंग स्पैनर। नट को टाइट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे आप स्पैनर कहते हो। स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करवाओ, उसे हम कहते हैं ये आप उसके अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहे हो। सेकेंड हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इफ़ टॉर्क रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन सच टॉर्क इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ऐसे टॉर्क को या ऐसे ऑब्जेक्ट को आप कहते हो उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, वो यूज़ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क टू ओपन अ नट यूजिंग स्पैनर। स्पैनर को यूज़ करके आप नट को ओपन करते हैं, ओपनिंग के लिए जो आपको टॉर्क लगाना पड़ता है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। According to principle of movements, a body is balanced if the sum of clockwise movement acting on the body is equals to sum of anti-clockwise movement acting on the body. अब ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है कि किसी भी बॉडी को अगर आपने बैलेंस करना है, जैसे आपके पास फिगर नंबर 4.14 में शो किया हुआ है, देखिए ये दो तरह, एक बच्चा और एक बच्ची सीसा के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये इसकी बैलेंस्ड कंडीशन है। क्यों बैलेंस्ड कंडीशन है? कि इस पर अभी जो पोजीशन है इस स्टेट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सीसा अपनी स्टेबल पोजीशन पर नहीं होता। अभी आपको सामने फिगर में नज़र आ रहा है ना, ये अपनी रेस्ट स्टेट पर है या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। ये क्यों है? इसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टॉर्क्स इक्वल हैं। अगर इसके ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ टॉर्क्स ना लग रहे होते तो फिर ये बैलेंस ना होता। जब बच्चे सीसा पे झूला ले रहे होते हैं ना, तो एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है। इसका मतलब है एक अपना वज़न कम करता है, दूसरा ज़्यादा डालता है, तभी वो ऊपर नीचे मूव करते हैं। सो आप यहाँ से क्या रिज़ल्ट निकालते हो, क्या कंक्लूड करते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्ट पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तब आपका ऑब्जेक्ट बैलेंस स्टेट में आएगा, या आप कहते हैं रेस्ट स्टेट में आएगा, या इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। उसके अलावा वो आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आता अगर उस पर अनइक्वल अमाउंट ऑफ टॉर्क्स लग रहे हों। और सामने स्लाइड में आपको फिगर नंबर 4.13 शो हुई है। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि फिगर नंबर ए में आपने ये जो एक स्पैनर है उससे आपने किसी भी नट को टाइट करना है, तो उसको आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाया। जैसे देखें पिंक कलर के एरो से जो डायरेक्शन है वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो की हुई है। घड़ी की जो मूवमेंट होती है वो इसी तरह से होती है। और सेकंड फिगर में नट को लूज़ करने के लिए जो इसकी मूवमेंट है, जो एरो है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया गया है। इसका मतलब है जब आपने नट को मूव करना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सेकेंड टॉपिक है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जिस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और आपका सिस्टम मूव करता है, रोटेट नहीं करता। ऐसे पॉइंट को आप कहते हो सेंटर ऑफ मास। नीचे फिगर में देखिए आपके पास कोई भी एक मैस है, ब्लू सा बॉब है जिसको आपने ए कह दिया है, इसका कोई भी मैस है, ये आपको स्मॉलर मैस का दिखाया गया है।
और पार्ट नंबर बी जो कि रेड कलर का बॉब है या बॉल है, इसमें आपके पास ग्रेटर मैस दिखाया गया है। पॉइंट ओ जो है वो इनका सेंटर ऑफ मैस है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज़रूरी नहीं होता कि सेंटर ऑफ मैस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ही होता है। यहाँ पर जो पॉइंट ओ है ना, ये सेंटर से थोड़ा सा आगे जाकर है। ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट होता है कि जिस पर आप फोर्स लगाएं वो आपका जस्ट मूव करे, रोटेट ना करे। अगर वो रोटेट करने लग जाएगा फिर वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मैस नहीं होगा। आपको पता कैसे चलता है कौन सा पॉइंट सेंटर ऑफ मैस है? आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पर फोर्स लगा कर देखते हो, ऐसा पॉइंट आप ढूंढते हो कि जिस पर आप फोर्स लगाओ और वो आपका जस्ट मूव करे, रोटेट ना करे, उस पॉइंट को आप कहते हो ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैस का पॉइंट है। We apply a force to a system of a bodies at different point. We see that in figure A, when the force is applied at center of mass, the system move without rotate. देखिए जो आपके पास प्रीवियस फिगर थी उसमें मैंने आपको एक ही वो जो दो बॉल्स हैं उनके साथ एक रॉड अटैच है, एक ही फिगर थी। यहाँ पर आपको सिमिलर 3 तरह की फिगर्स शो की गई हैं। इन सब में हमारे पास देखिए जो पॉइंट ओ है वो सेंटर ऑफ मैस है। ये आपको कैसे पता चला होगा? आपने पहले ब्लू बॉल जो है उसके नीचे से स्टार्ट करें, पहले थोड़े फासले पे फोर्स लगाएं, फिर सेकंड में दोबारा थोड़े ज़्यादा फासले पे फोर्स लगाएं, फिर थर्ड टाइम दोबारा थोड़े ज़्यादा फासले पे फोर्स लगाएं, फोर्थ टाइम दोबारा थोड़े ज़्यादा फासले पे फोर्स लगाएं। जब आप इन 4 पॉइंट्स पर फोर्स आएंगे तो इन चारों में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा कि आपके फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे की डायरेक्शन में मूव किया होगा लेकिन वो रोटेट नहीं किया होगा। ऐसे पॉइंट को आप कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मैस। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें, while the system move as well as rotate when the force is applied away from the center of mass as shown in the figure B and C। अब देखें जो फिगर नंबर B और C आपके पास है, फिगर नंबर 4.18 को मैंने B कहा और 4.19 को मैंने C कहा। फिगर नंबर B में देखें O इज़ द सेंटर ऑफ मैस। अगर आप इससे ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू हो गया। और इसी तरह फिगर नंबर C में अगर आपने पॉइंट O से नीचे फोर्स लगाई है तो आपके ऑब्जेक्ट ने रोटेट करना शुरू कर दिया है, वो सिर्फ मूव नहीं किया। इसका मतलब है अगर आप O पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ मैस है और आपका ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा। ऐसे पॉइंट को आप कहते हो सेंटर ऑफ मैस। COM स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मैस। आपको पता कैसे चलता है किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैस क्या है? आप उस ऑब्जेक्ट्स पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बारी बारी फोर्स लगा के देखते हो। फॉर एग्जांपल 4 या 6 पॉइंट्स पर, उनमें से कोई एक पॉइंट आपको ऐसा मिलता है कि फोर्स लगाने से आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे की डायरेक्शन में मूव करता है, रोटेट नहीं करता, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। अगर आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर दे फिर तो हम कहते हैं उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मूव करने के साथ रोटेट भी करता है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड सेंटर ऑफ मैस। सिर्फ वो पॉइंट जिस पर आपका ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करेगा, सीधी डायरेक्शन लीनियर मोशन करेगा, उसको आप कहते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैस है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा ना सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस क्या था? जहाँ पर ऑब्जेक्ट का सारा मैस होगा। और वो पॉइंट आप कैसे मालूम करते हैं, कैसे पता चलता है? आपने उस ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर फोर्स लगानी है। कोई भी एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करेगा, यानी कि जस्ट मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मैस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जहाँ पर ऑब्जेक्ट का सारा वेट एक्ट करेगा। वेट हमें पता है कि हमेशा डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम हम कैसे करते हैं, उसके लिए आगे आपको 2 कंडीशंस बताई हुई हैं। हमारे पास यूनिवर्स में 2 तरह की बॉडीज़ होती हैं। एक होती हैं सिमेट्रिक बॉडीज़ या आप उन्हें यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स कहते हो। दूसरी होती हैं नॉन सिमेट्रिक बॉडीज़ या आप उन्हें इरेगुलर शेप की बॉडीज़ कहते हो। अगर आपको किसी भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का या किसी भी सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हो? उस बॉडी के डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हो। जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल एक यूनिफॉर्म शेप होती है, मतलब एक तरह का एरिया उसका चारों साइड से होता है। तो आपने क्या करना है? सर्कल के डायगोनल्स ड्रॉ करना है। सर्कल में 2 ही डायगोनल्स ड्रॉ होंगे, एक आप एक साइड से ड्रॉ करेंगे, दूसरा आप दूसरे साइड से ड्रॉ करेंगे। उनका जो सेंटर पॉइंट होगा ना जहाँ पर वो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, हम कहते हैं सर्कल में वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। या आप किसी भी शेप का नाम ले लें, आप ट्रायंगल का नाम ले लें, आप रेक्टेंगल का नाम ले लें, आप स्क्वायर का नाम ले लें। इन सब में आपने क्या करना है? उनके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। जहाँ पर उनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से दूसरी तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं दैट आर इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स,
और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं प्लम लाइन मेथड। आपकी स्लाइड में बिल्कुल लास्ट लाइन पर लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ टेक्निक नोन एज प्लम लाइन मेथड। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ प्लम लाइन मेथड। बेसिकली प्लम लाइन क्या है, आप कोई भी एक धागा ले लें, उसके साथ छोटा सा कोई भी मैस बांध लें, कोई भी चीज़ आप छोटी सी उसके साथ बांध लें, वो जो एक इंस्ट्रूमेंट बनता है दैट इज़ कॉल्ड योर प्लम लाइन। मैंने क्या कहा, प्लम लाइन है क्या चीज़, आप कोई भी एक धागा या छोटी सी रस्सी ले लें, उसके साथ छोटा सा मैस बांध लें, घर में कोई भी छोटी सी बॉल हो जाए या बंटा या कुछ भी ऐसा आप उसके साथ बांध लें, तो हम कहते हैं वो हमारे पास बन जाता है प्लम लाइन मेथड। बेसिकली प्लम लाइन मेथड क्या है, आपके पास जो सामने फिगर शो हुई है इसमें आपको एक इरेगुलर शेप का गत्ता दिखाया गया है। आपने बेसिकली करना क्या है, प्लम लाइन मेथड में आपने इस गत्ते पर अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, ए बी सी जैसे आपको फिगर में शो हो रहे हैं। उन तीनों पॉइंट्स पर आपने होल कर देना है, सुराख कर देना है छोटे छोटे। जब आप ये काम कर लेंगे फिर आपने क्या करना है, घर में किसी भी सामने दीवार पर एक कील लगा लेना है और आपने क्या करना है कि वो जो आपका पॉइंट ए होगा ना जिस पे आपने होल किया होगा, उसको उसके ज़रिए से उस कील के अंदर इस गत्ते को लटका देना है। जब ये गत्ता लटक जाएगा तो आपने क्या करना है, वो जो एक धागा और उसके साथ आपने एक मैस अटैच किया हुआ है उसको उस पॉइंट ए के साथ ऊपर पकड़ना है, वो नीचे उसको छोड़ देना है। वो धागा और जो आपका बॉब होगा वो नीचे जहाँ तक आ रहा होगा, रूलर पकड़ के सीधी लाइन गत्ते पे लगा लेनी है पूरी, जहाँ तक वो नीचे आ रहा होगा। सेकंड वन आपने क्या करना है, पॉइंट बी को इसी तरह वो जो सुराख होगा उसको उस कील में अटैच करना है, उस धागे को ऊपर वाले एंड से पकड़ के उस पॉइंट बी पर रखना है, नीचे वो लाइन में जिस तरह आ रहा होगा रूलर पकड़ के इस तरह से लाइन लगा देनी है। फिर आपने क्या करना है, पॉइंट सी वाले होल को इसी तरह उस धागे के अंदर जो आपका होल होगा उसके अंदर रखना है और वो जो आपका स्ट्रिंग जिसके साथ आपने अटैच किया हुआ है धागा उसको पकड़ के ऊपर वाली साइड से पॉइंट सी पर रखना है और उस जो आपका बॉल आपने उसके साथ अटैच किए हुए उसी तरह उसको नीचे आने देना है। वो नीचे जहाँ पर आ रहा होगा जितने गत्ते तक आपका पोर्शन है उस पर आपने एक लाइन लगा देनी है। जब आप तीनों पॉइंट्स पर लाइन लगा लेंगे उसके बाद उस गत्ते को वहाँ से उतार के नीचे टेबल पर या कहीं भी रख लेना है। आप क्या देखेंगे कि वो तीनों लाइन किसी एक पॉइंट पर मैच कर रही होंगी। जिस पॉइंट पर वो तीनों लाइंस मैच कर रही होती हैं दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपकी फिगर में देखें, जो सामने फिगर है 4.23 इसमें शो हुआ है, एक आपके पास पहले आप ये जो गत्ता बना हुआ है ना, ये तो आपके पास एक प्लेन फिगर बनी हुई है तो आपको वो मुख्तलिफ पोजीशंस पर करके दिखा नहीं सकते। तो पॉइंट ए को पहले उसने उस होल को कील के साथ रखा, जहाँ तक नीचे वो स्ट्रिप आ रही थी उसमें एक लाइन लगा ली पॉइंट ए के पास। फिर बी पर भी डॉटेड लाइन लगी हुई है, पॉइंट बी से सी पर भी डॉटेड लाइन लगी हुई है। ये तीनों लाइंस जी पॉइंट पर मैच कर रही हैं। उस जी पॉइंट को आप कहते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट का हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन शॉर्ट सेंटर ऑफ मास क्या था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स लगाने से आपका ऑब्जेक्ट मूव करे विदाउट रोटेशन, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपके ऑब्जेक्ट का सारा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी।